हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है, ठीक है। इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ, वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स, ठीक है। इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है, ठीक है, ठीक है। बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज वीओडी, ठीक है। बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट कोर्स, जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं, आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हैं, वीओडी इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स ऐसा है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं, जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, पीडी सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है, ठीक है। तो सीआरटी भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या पीएसयू के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या आईआईटीज हैं, क्या क्या आईएम्स हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, पीएसयूज उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस, ठीक है। अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की, तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा, स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियर मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर के, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है, ठीक है। इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये, ठीक है। इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं। हाँ सूरभ, थोड़ी देर रुक जा, हो जाएगा क्लियर।
आईएससी 7.7 पर यूनिट आया ना। हाँ, तो उसका मतलब समझो ना, उसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएट थी ना करना है आपको, उसका मतलब समझो कि आईएससी 7 पर यूनिट मतलब अगर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग करते तो स्टार्टिंग करंट आपका 7 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट होता। बट जब आप मेथड यूज कर रहे हैं, मेथड यूज करने पे आपका जो स्टार्टिंग करंट है वो हो रहा है 2.45 ऑफ द फुल लोड करंट। इसका मतलब क्या हुआ ये समझो कि आपका जो स्टार्टिंग करंट है वो रिड्यूस हो गया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम स्पीड कंट्रोल। फर्स्ट, स्टेटर वोल्टेज स्पीड कंट्रोल। हमें बात पता है कि अगर हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क इक्वल टू होता है दैट इज 3/ओमेगा s v स्क्वायर r2 डैश बाय s अपॉन r1 प्लस r2 डैश बाय s का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। दैट मीन्स टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। इफ voltage is reduced by x times, torque is reduced by x square times। मान लो ये है लोड टॉर्क, ये है लोड टॉर्क, ये है आपका टॉर्क, ये आपकी स्पीड, ये आपका ns, ठीक। जब हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज V दे रहे होंगे तो एक टॉर्क हमें मिलेगा। अगर लोड टॉर्क यहां होगा तो हमें पता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क करेगा, मतलब इस स्पीड पे काम करेगा। मतलब कितनी स्पीड पे काम करेगा, दैट इज nr1 स्पीड पे काम करेगा। ठीक है ना। अगर हम वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं बाय x टाइम्स तो हमें पता है टॉर्क रिड्यूस होता है x स्क्वायर टाइम्स। क्यों? क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे तो टॉर्क का जो कर्व है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ये देखिए, इतना नहीं होता, पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काम कर रहा था, मतलब इतनी स्पीड पे काम कर रहा था। अब अगर टॉर्क में रिडक्शन आएगा, क्योंकि अगर आप वोल्टेज में रिड्यूस करते हैं, स्टेटर वोल्टेज स्पीड कंट्रोल मतलब सप्लाई वोल्टेज में रिडक्शन, अगर वोल्टेज में रिडक्शन करते हैं तो टॉर्क में भी रिडक्शन आ रहा है। टॉर्क में रिडक्शन आ रहा है तो अब देखो नया ऑपरेटिंग पॉइंट यहां होगा, मतलब नई स्पीड क्या होगी, nr2, और रिड्यूस कर देते हैं, ये देखिए nr3, ठीक है, और रिड्यूस कर देते हैं। अगर इतना रिड्यूस कर दिया तो क्या होगा, इतना रिड्यूस कर दिया है तो अब तो ये ऑपरेट ही नहीं करेगा। लोड टॉर्क इज ग्रेटर देन डेवलप टॉर्क, लोड टॉर्क इज ग्रेटर देन डेवलप टॉर्क, तो मोटर बंद ही हो जाएगी। और अगर मोटर बंद हो गई तो ये तो काम ही नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि इसका जो स्पीड कंट्रोल है वो बस इतना रेंज का ही देगा, बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल नहीं देता। मतलब स्टेटर वोल्टेज स्पीड कंट्रोल ओनली गिव्स नैरो वोल्टेज रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल। नैरो रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल। तो हम लिख सकते हैं दैट इज इट प्रोवाइड्स
ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, दैट इज NR3 इज लेस देन NR2 इज लेस देन NR1। तो अगर आप वोल्टेज में रिडक्शन करोगे तो स्पीड में भी रिडक्शन होगा। क्लियर एंड नोटेड? नहीं नहीं मनोज, नहीं होगा। देख लो, देख के भी समझ में आ रहा है मनोज। तो देखा जाए तो इसके दो डिसएडवांटेज दिख रहे हैं। एक तो नैरो रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल, ज़्यादा वाइड रेंज नहीं है हमारे पास, कुछ ही स्पीड कंट्रोलिंग हो सकती है। दूसरी बात हमें दिख रहा है कि वोल्टेज रिड्यूस करने पे आपका टॉर्क में भी रिडक्शन आ रहा है। हमेशा हमें चाहते हैं कि एक अच्छा टॉर्क हमें मिलता रहे, बट इसमें टॉर्क का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सुलभ फॉर बोथ मोटर्स, स्क्वायरल केज के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, स्लिप रिंग के लिए भी रहेगा, क्योंकि स्टेटर वोल्टेज का हम चेंज कर रहे हैं, तो चाहे वो स्क्वायरल केज हो चाहे स्लिप रिंग हो, दोनों में ही ये यूजफुल है। नोटेड? चलिए आगे। हमें पता है कि टॉर्क इक्वल टू 3/ओमेगा s v स्क्वायर इंटू R2 डैश बाय एस अपॉन R1 प्लस R2 डैश बाय एस का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। जब हम लो स्लिप रीजन की बात करें, क्योंकि देखो इस मेथड में हम देख रहे हैं यहीं पे बात हो रही है लो स्लिप रीजन। ये कौन सा रीजन होता है, लो स्लिप रीजन होता है। इन लो स्लिप रीजन हमें पता है जो स्लिप की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, मतलब बहुत कम होती है। दैट मीन्स R1 प्लस R2 डैश बाय एस का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2 डैश बाय एस का होल स्क्वायर। ये हमने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा था। सो टॉर्क इक्वल टू 3/ओमेगा s v स्क्वायर R2 डैश बाय एस अपॉन R2 डैश बाय एस का होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू, स्क्वायर से ही कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा दैट इज 3/ओमेगा s v स्क्वायर s बाय R2 डैश। दैट मीन्स टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर इंटू s। If load torque is constant, so T is equal to TL is directly proportional to V square S is constant. So V square S is also constant. और यहां से भी हम समझ सकते हैं, देखो अगर मैं वोल्टेज में रिडक्शन करता हूं, तो वी स्क्वायर एस को कांस्टेंट बनाने रखने के लिए स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी। अगर स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस।
स्लिप की वैल्यू कब बढ़ेगी? एनएस तो कांस्टेंट होता है, एनएस तो 120 एफ अपॉन पी पे डिपेंड करता है, मतलब एनआर की वैल्यू रिड्यूस होगी। या फिर हम बोल सकते हैं एनआर इक्वल टू, हमें पता है 1 माइनस एस इंटू एन एस। तो अगर आपके स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी, स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी तो एनआर की वैल्यू रिड्यूस होगी। क्लियर है? आगे बढ़ें। नोटेड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दैट इज रोटर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल। only used for slip ring induction motor। ये हो गया आपका लो टॉर्क, ये हो गया आपका डेवलप टॉर्क, ये हो गया आपका टॉर्क। पहले स्पीड मान लो कितनी है, एनआर है। ये है आपका एसएम। हमें पता है कि एसएम इक्वल टू होता है आर टू डैश अपॉन एक्स टू डैश, और टी एम इक्वल टू होता है दैट इज 3 अपॉन ओमेगा एस वी स्क्वायर अपॉन एक्स टू डैश। इफ इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज एडेड टू द रोटर, अगर रोटर में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो एसएम की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। हमें पता है कि जो स्लिप होता है वो यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे कितना होता है स्लिप, 0। बढ़ने का मतलब कर्व शिफ्ट होगा, किस साइड, स्लिप इक्वल टू 1 साइड, कुछ इस तरीके से। अब स्पीड कितनी हो जाएगी, दैट इज एन आर टू। सिमिलरली हम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, एन आर थ्री। दैट मीन्स बाय एडिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द रोटर सर्किट द स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड। But to maintain particular speed, a particular
external resistance need to be connected in rotor circuit, hence copper losses increases। अब ये प्रॉब्लम तो हमारी जब हम रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग यूज करते थे तो वहां पे भी आती थी, मगर वहां तो थोड़ी देर के लिए आती थी ना। शुरुआत में रेजिस्टेंस लगाया, कॉपर लॉस हो भी रहा था, कोई बात नहीं, जब मोटर स्टार्ट हो गई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हटा दिया। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ स्पीड कंट्रोल की बात आ रही है। मान लो कि 1000 आरपीएम नॉर्मल फुल रेट है और हम उसे 950 करना चाहते हैं, तो हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, बट 950 को अगर हमें मेंटेन करके रखना है तो रेजिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कॉपर लॉसेस हमारा होता रहेगा। नहीं गोविंदा, इसमें नहीं होता है, इसमें तो और स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। चलो चलो नोटेड। ये तो अच्छा था, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग तो अच्छा कहलाता है, स्टार्टिंग करंट भी कम होता है, स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ जाता है, बट स्पीड कंट्रोल में प्रॉब्लम आ रही है कॉपर लॉसेस की। इसके लिए हम वैसे यूज करते हैं स्लिप पावर रिकवरी स्कीम। इसमें हम क्या करते हैं, रोटर से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से उस पावर को हम वापस सिस्टम में भेज देते हैं। हाँ सुलभ, बिल्कुल मैक्सिमम पावर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखो अगर हम R2 डैश में कोई भी चेंज कर रहे हैं तो TM में कोई चेंज नहीं आ रहा है। शिवम कॉपर ही बेस्ट है भाई, तभी हर जगह आप पहले एल्यूमिनियम भी यूज करते थे, उसकी जगह कॉपर यूज करने लग गए। चलो हाँ सुलभ, इस केस में पिछले केस में कहाँ टीएम कांस्टेंट था, वो तो कम हो गया था। चलिए नाउ नेक्स्ट, V/F स्पीड कंट्रोल। दैट इज V/F मतलब वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी, V/F स्पीड कंट्रोल। ठीक, हम बात करें अगर सिंक्रोनस स्पीड की, सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, NS
इज इक्वल टू 120f/p। ठीक है, अगर हम बात करें वोल्टेज की, वोल्टेज अप्रॉक्सिमेटली इंड्यूस ईएमएफ दैट इज इक्वल टू होता है 4.44f/m into n1kW1, or we can say that phi-m is approximately equal to V upon 4.44f n1kW1. That means phi-m is directly proportional to V by f. वहीं अगर हम बात करें दैट इज TM इक्वल टू 3 अपॉन ओमेगा s V square upon 2x2 dash, or we can say that we know that omega is equal to 4 pi f upon p and x2 dash equal to 2 pi f into LL2 dash. So Tm is equal to 3 upon 2 4 pi f upon p into V square upon x2 dash, that is 2 pi f into L2 dash LL2 dash. दैट मीन्स हम बोल सकते हैं Tm is equal to V directly proportional to V square upon F square. दैट इज NS डिपेंड करता है 120f अपॉन p पे, phi-m डिपेंड करता है वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी पे, Tm डिपेंड करता है V स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर पे। नहीं दोस्त, नहीं सुलभ जी, मैंने कहीं एल्यूमिनियम यूज नहीं किया। बताओ भाई, सुलभ ने गलत आरोप लगा दिया मेरे पे, बोल रहा है सर आपने ट्रांसफार्मर में एल्यूमिनियम यूज किया है। कहाँ यूज किया भाई मैंने? और मैं कौन होता हूँ यूज़ करने वाला? कॉपर ही यूज़ होता है। अरे वो मैंने लिखवाया होगा कि बाइंडिंग में बी मेड अप कॉपर और एल्यूमिनियम लिखा था मैंने, याद आ गया। कॉपर और एल्यूमिनियम भाई दोनों लिखे थे ना, ये तो नहीं बोला था कि एल्यूमिनियम की बनी होती है। बेस्ट कौन सा है? कॉपर है। चलो नोटेड, आपकी इच्छा, आप एल्यूमिनियम से ट्रांसफार्मर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा ट्रांसफार्मर। ये सही कहा एक स्टूडेंट ने, बोले सुलभ इज इन स्ट्रेस। चलो होता है, होता है, होता है। प्रेशर में पता नहीं क्या क्या होता है। अरे हल्का बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग समझ में आ गया, स्पीड कंट्रोल में तो कुछ नहीं है। स्पीड कंट्रोल इजी है स्टार्टिंग के कंपैरिजन में। चलो नोटेड। नाउ अब हमें पता चल गया n is equal to 120f upon p, phi m is equal to v by f, Tm is directly proportional to v square upon f square. Now torque ns0, that is rated synchronous speed, ठीक है। लो टॉर्क, लो टॉर्क, ठीक है। मान लो एक रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रिक्वेंसी हम दे रहे हैं जिसपे ये हमें सिंक्रोनस स्पीड मिल रही है, और इसी पे अगर हम देखें तो एक स्पीड मिलेगी हमें, दैट इज
NR0 दैट इज रेटेड स्पीड, ये हमें मिल रहा है एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब ये हमें रेटेड सिंक्रोनस स्पीड मतलब रेटेड फ्रीक्वेंसी मान लो 50 हर्ट्ज है, तो रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रहे हैं, वोल्टेज मान लो 400 वोल्ट है तो वो वोल्टेज दे रहे हैं, तो ये टॉर्क हमें मिल रहा है, ये स्पीड हमें मिलेगी NR0। ठीक है, बिलो बेस स्पीड, इसको हम कहते हैं बिलो बेस स्पीड, बिलो बेस स्पीड। जब हम बिलो बेस स्पीड में कंट्रोलिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स voltage and frequency both are reduced by same factor. Below base speed voltage and frequency are reduced by same factor, are reduced by same factor। ठीक है भाई, इससे क्या होगा, हमें अभी पता है कि NS इक्वल टू होता है 120F/P, हमें पता है कि phi m इज इक्वल टू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाय एफ, और हमें पता है कि टी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि जब हम बिलो बेस स्पीड करेंगे तो हमें पता है कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आर रिड्यूस बाय सेम फैक्टर, मतलब मान लो फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया तो वोल्टेज को भी हाफ कर दिया। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड कम हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड मतलब ये NS0 वाला स्पीड कम हो जाएगी, कम हो जाएगी मतलब इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी। NS1 नई स्पीड आ गई NR1, सिंक्रोनस स्पीड रिड्यूस हुई तो आपका कर्व इधर शिफ्ट हुआ, इधर शिफ्ट हुआ तो पहले वर्किंग पॉइंट ये होता था T इक्वल टू TL, अब यहां होगा मतलब स्पीड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। आपने अब क्या हुआ, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को सेम फैक्टर से रिड्यूस किया है, सेम फैक्टर से, तो फाई एम रिमेन्स कांस्टेंट। सिमिलरली वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को सेम फैक्टर से रिड्यूस करा है तो Tm रिमेन्स कांस्टेंट। That means below base speed, voltage and frequency both are reduced by same factor. The speed reduces, but the air gap flux or the resultant flux remains constant, and Tm, that is the maximum torque, remains constant. देखो maximum torque हम इसमें remains constant दिख रहा है, और हम reduce कर दें कुछ इस तरीके से NS2 NR2, तो हम यहां लिख सकते हैं that is NR2 is less than NR1 is less than NR0। ठीक है ना, अगर हम बात करें अबव बेस स्पीड, अबव बेस स्पीड मतलब यहां पे अबव बेस स्पीड मतलब इसको अगर हमने बेस वैल्यू मान ली तो इससे ऊपर की बात कर रहे हैं। अबव बेस स्पीड में हम क्या चाहते हैं, हम स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, रेटेड से बेस वैल्यू से बढ़ाना चाहते हैं। अगर बेस वैल्यू से बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दिख रहा है कि NS इज इक्वल टू 120F/P, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो NS की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या दिक्कत है, अच्छी बात है, ये बढ़ के कुछ ऐसे हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा दैट इज NS1 डैश, स्पीड बढ़ गई, कितनी हो गई NR1 डैश, स्पीड बढ़ गई। मगर आप ये देखो इन अबव बेस स्पीड, अबव बेस स्पीड में द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज बट द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब हम वोल्टेज को नहीं बढ़ाते हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे है रेटेड वोल्टेज,
रेटेड वोल्टेज मतलब एक मशीन में बोलिएगा भी ये 400 वोल्ट का है, तो आप 400 वोल्ट से कम तो कर सकते हो मगर बढ़ा नहीं सकते हो। इसका मतलब ये है अबव बेस स्पीड वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे बट वोल्टेज को हम कांस्टेंट बना के रखेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर हम फाई एम देखें तो V बाय एफ, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो फाई एम रिड्यूस होगा। अगर हम बात करें टीएम की, टीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो टीएम रिड्यूस होगा। तो देखो टीएम रिड्यूस हो रहा है, और आगे बढ़ा देते हैं। ये हो जाएगा दैट इज एन एस टू डैश एन आर टू डैश। तो यहां पे तो कांस्टेंट टॉर्क था टीएम, बट यहां पे टॉर्क क्या होने लग जाएगा, रिड्यूस होने लग जाएगा। दैट इज एन एस थ्री डैश एन आर थ्री डैश। तो हम बोल सकते हैं दैट इज एन आर जीरो is less than nr1 dash is less than ns1 dash is nr2 dash nr3 dash। मतलब स्पीड तो बढ़ जाएगी मगर टॉर्क में रिडक्शन आएगा। Noted. चल देखो फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बेस स्पीड है, बेस स्पीड एक बेस, जब हम रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी देंगे तो एक बेस स्पीड है, ये स्पीड आ रही है लो टॉर्क पे। बिलो बेस स्पीड, जब हमें स्पीड कम करनी होगी तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को दोनों को सेम रेशो से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को सेम फैक्टर से रिड्यूस करा, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हुई तो एनएस रिड्यूस हुआ, यहां आ गया, यहां पे एक नई स्पीड आ गई, और रिड्यूस करो एक नई स्पीड आ गई। बट अगर दोनों को सेम फैक्टर से रिड्यूस करते हैं तो फाई एम कॉन्स्टेंट रहता है, टीएम कॉन्स्टेंट रहता है। अगर टीएम कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, टीएम कांस्टेंट रहेगा तो अच्छा रहेगा, मान लिए कि भाई टॉर्क कांस्टेंट है, तो इसलिए हम दोनों को सेम फैक्टर से रिड्यूस करते हैं। अब बात आती है अबव द बेस स्पीड। अबव द बेस स्पीड में हम क्या करते हैं, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को दोनों को सेम फैक्टर से ही बढ़ाना चाहते हैं मगर बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के ऊपर जा नहीं सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, एनएस बढ़ेगा, एनएस बढ़ेगा तो देखो एक नई रेटेड स्पीड मिल रही है जहां जहां ये टीएल को इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब स्पीड इंक्रीजेस, दैट्स इट। मगर टीएम और फाई एम क्या होंगे, रिड्यूस होंगे।
चलिए नाउ तो हम यहां पे लिख सकते हैं ओ चलो मिल गया भाई, पेन मिल गया। इसकी पेन की निब घूम जाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ये तो टूटने पे है। हाँ सुलभ, बिल्कुल मैक्सिमम टॉर्क रिमेज सेम। चलो इस पेन से पढ़ा के देखते हैं, दूसरे वाले उसको जोड़ना पड़ेगा। सो बिलो ओ, 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 हाँ सुलभ, वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। अरे यार पेन टूट गया है। पता नहीं सही है कि नहीं। बिलो बेस स्पीड below base speed voltage and frequency are reduced by same factor, so phi m and tm remain constant but speed decreases. Above base speed voltage remains constant but frequency increases. So phi m and tm decreases but speed increases. अगर हम इसे बोल रहे हैं बेस स्पीड और ये है आपका बिलो बेस स्पीड, हमें पता है कि बिलो बेस स्पीड में टॉर्क कांस्टेंट है, टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है।
मगर अगर हम बात करें टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू पी अपन ओमेगा आर, दैट इज पी इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा आर। हमें पता है टॉर्क कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो पावर भी इंक्रीज हो रहा है। बिलो बेस स्पीड टॉर्क कांस्टेंट रहता है, टॉर्क इक्वल टू पावर अपॉन ओमेगा आर। इसका मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो पावर भी इंक्रीज होगा, तो देखो पावर इंक्रीज हो रहा है। अबव बेस स्पीड, हमें पता है कि स्पीड के साथ टॉर्क रिड्यूस होता है। हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू पी अपॉन ओमेगा आर, पी इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा आर। अबव बेस स्पीड में जब स्पीड बढ़ रही है तो टॉर्क कम हो रहा है, मतलब पी क्या है, कांस्टेंट। ये है आपका अबव बेस स्पीड। ये ग्राफ है आपका टॉर्क का, और ये ग्राफ है आपका पावर का। क्लियर एंड नोटेड? हाँ मनोज, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल रंजन, बिल्कुल सही। यहां पे आप टॉर्क को टीएम भी बोल सकते हो, आप टॉर्क को नॉर्मल टॉर्क भी बोल सकते हो। देखो टॉर्क क्या होता है, 3 अपॉन ओमेगा एस वी स्क्वायर आर टू डैश अपॉन एस अपॉन रूट आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स टू एक्स स्क्वायर। तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। हाँ, रेस्ट टू पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो टीएम बोल सकते हो आप, यहाँ पे टीएम बोल सकते हो। बट देखो क्या हो रहा है कि जो टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑलमोस्ट बिलो द बेस स्पीड में सेम हो रही है।
मतलब हम टॉर्क भी बोल सकते हैं, हम टीएम भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। चलो आगे बढ़ रहे हैं नाउ। अब हमने देखा कि बिलो बेस स्पीड, हम बात कर रहे हैं बिलो बेस स्पीड की। बिलो बेस स्पीड में लो स्लिप रीजन में, इन लो स्लिप रीजन, बिलो बेस स्पीड अगर हम लो स्लिप रीजन की बात करें तो लो स्लिप रीजन में हमने देखा टॉर्क इक्वल टू 3 अपॉन ओमेगा एस वी स्क्वायर एस अपॉन आर टू डैश, ये आता है, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, इससे पहले भी हम निकाल चुके हैं। टी इज इक्वल टू 3 बाय ओमेगा एस वी स्क्वायर एस बाय, वो हमने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में भी निकाला था, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो हम बोल सकते हैं दैट इज इन लो स्लिप रीजन torque is directly proportional to, that is T is equal to 3 over 1 omega s v square s by r2 dash, or we can say that torque is directly proportional to v square into s, बोल सकते हैं, ठीक है। इन बिलो बेस स्पीड, बिलो बेस स्पीड, बिलो बेस स्पीड, ये हम बात करें बिलो बेस स्पीड, इन बिलो बेस स्पीड both voltage and frequency is reduced by same factor, अगर दोनों बिलो बेस स्पीड में बोथ V एंड F इज रिड्यूस बाय सेम फैक्टर, इसका मतलब बोल सकते हैं दैट इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ करेंगे तो वोल्टेज भी हाफ होगा, मतलब दोनों को सेम फैक्टर, तो बोल सकते हैं वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, हम बोल सकते हैं दैट इज T इज इक्वल टू 3 बाय 4 पाई एफ अपॉन पी इंटू वी स्क्वायर दैट इज रोको, इसको हम और क्लैरिफाई कर देते हैं, वी स्क्वायर एस बाय आर टू डैश। सो टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर एस बाय एफ। अब हम यहां पे पुट कर देते हैं दैट इज टॉर्क इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एस बाय एफ, और वी कैन से टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इनटू स्लिप। इसको हटा देना बीच में, इसको हटा देना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, तो यहां पे मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं ली, क्योंकि अब हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेनी पड़ेगी। वी स्क्वायर एस तो वहां के लिए ठीक था जहां वोल्टेज को सिर्फ वेरिएबल था, पर यहां पे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों वेरिएबल हैं, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर एस बाय एफ, एफ को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए इस इक्वेशन को देखो मैंने ऐसे लिखा 3 बाय 4 पाई एफ अपन पी वी स्क्वायर एस बाय आर टू डैश, वी स्क्वायर एस बाय एफ डायरेक्टली। अब हमें पता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाय एफ, अगर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी तो वोल्टेज भी रिड्यूस होगा, मतलब बिलो बेस स्पीड में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को सेम फैक्टर से रिड्यूस करना, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी हाफ हुई तो वोल्टेज भी हाफ होगा। हम तो बोल सकते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो हमने यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह रख दिया एफ स्क्वायर, एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया, बचा एस एफ। इफ लोड टॉर्क इज कांस्टेंट, so T is constant, so F into S is also constant। मान लो दो पर्टिकुलर केस हैं, एक में है F1 फ्रीक्वेंसी, स्लिप है S1, दूसरा है F2 फ्रीक्वेंसी, स्लिप है S2, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं दैट इज F1 S1 इज इक्वल टू F2 S2, मतलब ये बिलो बेस स्पीड में ही दो कंडीशन की बात हो रही है, बिलो बेस स्पीड में दो स्पीड पे बात हो रही है, मतलब दो फ्रीक्वेंसी पे बात हो रही है, तो दो फ्रीक्वेंसी मतलब दो स्लिप, तो दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। नहीं शुभम हर जगह लो स्लिप रीजन होगा, हर चीज में लो स्लिप रीजन होगा, अबव द बेस स्पीड ही क्यों होगी, स्लिप की वैल्यू तो हर बार चेंज हो रही है भाई, अब यहां पे तो NS ही चेंज हो जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उधर स्लिप लो होगी इधर नहीं होगी, सब जगह अलग अलग स्लिप होगी। यहां पे अब लो स्लिप रीजन मतलब कैरेक्टरिस्टिक में जो आपका NS के आसपास होगा उसे लो स्लिप रीजन कहेंगे।
नोटेड। बढ़े आगे। नाउ हम बात कर रहे हैं दो केस की, F1 अगर फ्रीक्वेंसी और F2 अगर फ्रीक्वेंसी। ये बात हो रही है बिलो बेस स्पीड की। अगर F1 फ्रीक्वेंसी होगी तो यहां पे एक सिंक्रोनस स्पीड होगी जिसकी वैल्यू होगी ns1 120 F1 अपॉन P। इसकी सिंक्रोनस स्पीड होगी ns2 इजिकल टू 120 F2 अपॉन P। इसकी एक स्पीड होगी nr1, इसकी स्पीड होगी nr2। इसकी एक स्लिप होगी s1 इजिकल टू ns1 माइनस nr1 अपॉन ns1। इसकी होगी दैट इज s2 इक्वल टू स्लिप ns2 माइनस nr2 अपॉन ns2। बट अभी हमने बात करी इफ लोड कांस्टेंट, इफ लोड टॉर्क इज कांस्टेंट, तो हमें पता है S1 F1 इज इक्वल टू S2 F2। S1 दैट इज ns1 माइनस nr1 अपॉन ns1 इंटू F1 इक्वल टू S2, S2 इक्वल टू ns2 माइनस nr2 अपॉन ns2 इंटू F2, और वी कैन से दैट ns1 माइनस nr1 अपॉन 120 F1 अपॉन P इंटू F1 इक्वल टू ns2 माइनस nr2 अपॉन 120 F2 अपॉन P इंटू F2। 120 से 120 कैंसिल आउट, P से P कैंसिल आउट, F1 से F1 कैंसिल आउट, F2 से F2 कैंसिल आउट। दैट मीन्स याद रखिएगा, फॉर बिलो बेस स्पीड एंड कांस्टेंट लोड टॉर्क, बेस स्पीड मतलब शुभम एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू, जब रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी दोगे उस समय जो स्पीड होगी उसे हम कहेंगे बेस स्पीड। मतलब मान लो एक इंडक्शन मोटर है, आप बोल रहे हो कि वो 400 वोल्टेज रेटेड है और 50 हर्ट्ज उसकी रेटेड फ्रीक्वेंसी है, तो उस समय जो स्पीड आएगी उसे हम कहेंगे बेस स्पीड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ जो आया है ns1 माइनस nr1 इक्वल टू ns2 माइनस nr2। इसका मतलब ये है जब बिलो बेस स्पीड की बात करें और लोड टॉर्क अगर कांस्टेंट है तो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के डिफरेंस जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा बिलो द बेस स्पीड में। क्लियर एंड नोटेड। चलिए क्वेश्चन करते हैं।
देखो हल्का, आप क्वेश्चन ही तो करेंगे अपन, देखो कहाँ से अराइज होंगे, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, a wound rotor induction motor runs with a slip of 0.03 when developing a full load torque. Its rotor resistance is 0.25 ohm per phase. The external resistance of 0.50 ohm per phase is connected across the slip ring. What is the slip for full load torque? ठीक, देखो क्या दिया, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर रन्स विद स्लिप ऑफ 0.03, मतलब स्लिप दिया है हमें 0.03 व्हेन डेवलपिंग ए फुल लोड, मतलब यहां पे जब ये फुल लोड पे काम कर रहा था तो उस समय इसका स्लिप था दैट इज 0.03 व्हेन डेवलपिंग ए फुल लोड टॉर्क। इट्स रोटर रेजिस्टेंस, यहां पे हमें R2 की वैल्यू दी है कितनी, 0.25 ओम, ठीक है, पर फेज। इफ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ, अब ये कह रहे हैं कि अगर हम R एक्सटर्नल लगाते हैं कितने का, 0.5 ओम, तो आप बताइए इसकी स्लिप कितनी हो जाएगी, स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस डैश। मतलब जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हमें पता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से शिफ्ट होती है, ठीक है। अब देखो जब हम बात करते हैं लो स्लिप रीजन की, लो स्लिप रीजन, टॉर्क इज इक्वल टू 3 अपॉन ओमेगा एस वी स्क्वायर अपॉन इंटू एस अपॉन R2 डैश। अगर हम R एक्सटर्नल को लगाएंगे तो हमें पता है लोड टॉर्क कांस्टेंट बोला गया है, एज्यूम करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में लोड टॉर्क के बारे में नहीं कहा गया है तो लोड टॉर्क को कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर R2 डैश की वैल्यू बढ़ेगी तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब यह है कि हम बोल सकते हैं स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 डैश। अब तो सिंपल है, दैट इज एस डैश अपॉन एस इक्वल टू R2 डैश अपॉन R2, दैट इज इक्वल टू R2 प्लस R एक्सटर्नल अपॉन R2, एस डैश अपॉन पहले स्लिप कितनी थी 0.03 इक्वल टू 0.25, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड किया, पहले था 0.25, यहां से आ गया दैट इज एस डैश। That is 0.09. कुछ समझ में आया कि नहीं आया? देखो जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं T इज इक्वल टू 3 बाय ओमेगा एस, लो स्लिप रीजन में V स्क्वायर एस बाय R2 डैश, हमेशा लो स्लिप रीजन, क्योंकि देखो जब भी हम स्पीड कंट्रोलिंग करने की बात कर रहे हैं तो स्पीड कंट्रोल कहाँ पे करते हैं, लो स्लिप रीजन में ही होता है, इसलिए फॉर्मूला हमेशा यही आ जाता है 3 अपॉन ओमेगा एस वी स्क्वायर एस बाय R2 डैश। हर चीज में इसी का फॉर्मूला यूज होता है
क्यों? क्योंकि स्पीड कंट्रोलिंग हम कहां पे करते हैं? एनएस के आसपास ही तो रहता है, यहीं कहीं तो रहता है हमेशा, इसलिए। अब बात आती है यहां पे, जब हम एक्सटर्नल, जब रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में R2 को बढ़ाएंगे तो स्लिप बढ़ेगा। अगर स्लिप बढ़ेगा तो हमें पता है एन आर इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एस इंटू एन एस। अगर आपका स्लिप बढ़ेगा तो एन आर की वैल्यू रिड्यूस होगी। यह भी एक प्रूफ है कि आपका रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस को बढ़ाने पे स्पीड कम होती है। ठीक है। अब दूसरी बात, हमें पता है कि अगर टॉर्क कांस्टेंट होगा तो स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R2 डैश। बोल सकते हैं कि भाई R2 डैश बढ़ेगा तो स्लिप बढ़ेगी, तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 डैश। S डैश अपॉन S इज इक्वल टू R2 डैश अपॉन R2, वैल्यू पुट कर दिया, आगे आंसर। क्लियर एंड नोटेड? कर सकते हैं मनोज, मगर वहां पे R2 डैश की वैल्यू कहां से लेकर आओगे? R2 डैश कहां से लेकर आओगे? ठीक है, चलो, वहां R2 डैश तो होता ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द रोटर ऑफ अ 4.50 सिलेंडर इंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंड रन्स एट 14। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। बस 1 में क्या हुआ था कि हमें रेजिस्टेंस दिया था, स्लिप निकालनी थी। यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे स्लिप दे दी, एक प्रकार से नई स्पीड दे दी। नई स्पीड मतलब नया स्लिप दे दिया, नया स्लिप दे दिया। आपको एक्सटर्नल बताना है कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। ट्राई करिएगा, बिल्कुल कर सकते हैं आप ये। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा है वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। ये भी सिंपल है वैसे। अंडर नो लोड कंडीशन, इफ द अप्लाइड वोल्टेज टू एन इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस फ्रॉम द रेटेड वोल्टेज टू द हाफ ऑफ द रेटेड वैल्यू, द स्पीड डिक्रीजेस एंड स्टेटर करंट इंक्रीजेस। Both the speed and the stator current decreases. Speed and the stator current remains practically constant. There is a negligible change in the speed but the stator current decreases. बताओ भाई क्या होगा? कुछ नहीं शुभम, उसे एनआरई बोलते हैं। हाँ बिल्कुल गोविंदा, बिल्कुल वही तरीका है। सुलभ, यहां पे देखो मैंने बताया बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है लोड टॉर्क के बारे में तो यू हैव टू एज्यूम लोड कांस्टेंट। वैसे भी ये ईएसी के प्री का क्वेश्चन है तो वहां पे क्या होता है, डेटा थोड़ा कम ही होता है, बाय डिफॉल्ट कई चीजें हमें माननी पड़ती हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन में देख लीजिएगा लोड टॉर्क कांस्टेंट दिया है कि नहीं, अगर नहीं दिया होगा तो कांस्टेंट मान लेना। मुझे पता है ये वाले क्वेश्चन का बहुत लोग आंसर गलत देंगे और जितने लोगों ने अभी तक आंसर दिया सब ने गलत दिया है। क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है गहराई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको याद रहता वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। हमें पता है ये टॉर्क होता है, ये क्या होता है, दैट इज NS। ये हो गया आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। ये कितना है, NS है। ठीक है, पहली लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, अंडर नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन मतलब गाड़ी के ऊपर कोई नहीं बैठा है।
अगर गाड़ी के ऊपर कोई नहीं बैठा है इसका मतलब क्या हुआ, लोड टॉर्क जीरो। भाई नो लोड कंडीशन मतलब गाड़ी के ऊपर कोई नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा मतलब टीएल जीरो। अगर टीएल जीरो तो कहां आया भाई, टीएल यहां कहीं आया, टीएल यहां कहीं आया। टॉर्क में टीएल की वैल्यू जीरो ऑलमोस्ट, तो स्पीड क्या हो जाएगी, दैट इज एन आर जीरो। ठीक है भाई ना। अब वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं रिड्यूस फ्रॉम द रेटेड वोल्टेज, वोल्टेज को हाफ कर दो। आपने बोला सर हमें पता है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी, मतलब एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर, मतलब अगर वोल्टेज को आपने रिड्यूस करा एक्स टाइम्स तो टॉर्क तो एक्स स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। ये लीजिए रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया, मगर क्या स्पीड में कोई चेंज आया, नेग्लिजिबल चेंज इन स्पीड, क्योंकि भाई लोड लगाया ही नहीं आपने। नेग्लिजिबल चेंज इन स्पीड, देयर इज अ नेग्लिजिबल चेंज इन द स्पीड बट द स्टेटर करंट, स्टेटर करंट तो हमें पता है, स्टेटर करंट इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस होता है। तो वोल्टेज में रिडक्शन मतलब स्टेटर करंट में रिडक्शन। बात समझ में आई। बताओ भाई कैसा क्वेश्चन था ये। क्यों हल्का, कितना सिंपल तो है। देखो हम लोड टॉर्क यहीं कहीं लेते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि कुछ फाइनाइट वैल्यू ऑफ लोड टॉर्क है, बट उनने कह दिया नो लोड पे ऑपरेट कर रहा है। नो लोड पे मतलब क्या हुआ, नो लोड मतलब टीएल की वैल्यू जीरो। टीएल आप कहां बनाओगे, आप यहां तो ही ना बना दोगे कि भाई लोड टॉर्क आपने यहां कैसे बना सकते हो जब लोड टॉर्क की वैल्यू ही जीरो है। भाई लोड लगाया ही नहीं ना उन्हें। लोड टॉर्क डिपेंड करता है कितने लोग गाड़ी पे बैठे हैं, कितना उसे रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी वैल्यू कहां आएगी, इसकी वैल्यू यहां तो ही ना आएगी, इसकी वैल्यू कहां आएगी, यहां कहीं आएगी। अब यहां कहीं आएगी तो हमें पता है कि जहां पे लोड टॉर्क और डेवलप टॉर्क इंटरसेक्ट करते हैं वही स्पीड होती है। टी इजिकल टू टीएल पे ही तो ऑपरेट करता है। अब वो तो यहां कहीं आ रहा है, ये देखो। अगर मैं इसको और रिड्यूस भी कर देता हूं तो भी यहीं कहीं आएगा, मतलब नेग्लिजिबल चेंज इन द स्पीड। स्पीड की अगर हम बात करें, एनआर की स्पीड की बात करें तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर लोडेड होता, अगर वो बोलते कि कोई फाइनाइट वैल्यू ऑफ लोड टॉर्क है, फिर तो कोई बात ही नहीं क्वेश्चन में। ये लो स्पीड डिक्रीजेस एंड स्टेटर करंट आल्सो डिक्रीजेस, दोनों डिक्रीज आ जाता, फिर तो आंसर ये होता बोथ द स्पीड एंड द स्टेटर करंट डिक्रीज है, फिर ये आंसर हो जाता। बट अभी ये आंसर नहीं है। भाई लो स्लिप रीजन तो हमेशा ही रहेगी ना, लो स्लिप रीजन तो हमेशा ही है, बट ये कुछ ज्यादा ही लो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया जाए, फोर्थ करें, चलो फोर्थ कर लेते हैं। चलिए, a three-phase induction motor has a full load slip of 3% at normal voltage. Which one of the following will be the value of the slip of the motor if it develops the same torque theoretically
while operating at 110% ऑफ द नॉर्मल वोल्टेज। इसका मतलब ये है, ये बात कर रहे हैं स्टेटर वोल्टेज स्पीड कंट्रोल की, मतलब वोल्टेज को रिड्यूस करके आपसे पूछ रहे हैं कितना रिडक्शन होगा, दैट इज इन स्लिप। स्लिप मतलब वो नए स्लिप की वैल्यू की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा स्टेटर वोल्टेज स्पीड कंट्रोल में हमने निकाला था, ये निकाल चुके हैं, वी स्क्वायर एस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, निकाल चुके हैं। जाके देखो स्टेटर वोल्टेज स्पीड कंट्रोल में, स्टेटर वोल्टेज स्पीड कंट्रोल में जाके देखो, हमने निकाला था वी स्क्वायर इंटू एस की वैल्यू जीरो रहेगी, तो सॉरी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ वोल्टेज V है और आपका स्लिप S है, और नया वोल्टेज V डैश है और स्लिप आपका S डैश है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। पहले वाला स्लिप कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0.03, और वोल्टेज कितना दिया है, जो भी V दिया है। नया वोल्टेज कितना है, 110% ऑफ द नॉर्मल वोल्टेज, मतलब 110% मतलब 1.1 ऑफ V। बढ़ा दिया वोल्टेज, अच्छा ठीक है बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि एस डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगा दैट इज वी स्क्वायर इंटू एस इक्वल टू वी डैश स्क्वायर इंटू एस डैश, और वी कैन से दैट वी स्क्वायर इंटू एस इक्वल टू वी डैश स्क्वायर, दैट इज 1.1 का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इंटू एस डैश, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एस डैश इक्वल टू हो जाएगा दैट इज एस अपॉन 1.1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0.03 0.0247, or we can say that 2.48%. नहीं शिवम, ए आएगी वही वैल्यू। लिखा हुआ है सुलभ, देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। उनने बोले कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो कि फुल लोड पे 3% स्लिप के साथ एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे चल रही थी। अब वो पूछ रहे हैं नई स्लिप क्या होगी अगर वोल्टेज को 110% कर दिया, मतलब सिर्फ वोल्टेज में चेंज किया है, और सिर्फ वोल्टेज में चेंज करेंगे तो लो स्लिप रीजन में वी स्क्वायर इंटू एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर कॉन्स्टेंट लोड टॉर्क। और यहां पे लिखा है देखो, इफ इट डेवलप्स द सेम टॉर्क थ्योरेटिकली, सेम टॉर्क मतलब लोड टॉर्क कॉन्स्टेंट कंसिडर करके मान रहा है। अलका देखो ना, हमने फाइंड आउट किया है, मैंने डिराइव करके बताया है, वी स्क्वायर इंटू एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मैंने डिराइव किया है जहां पर ने स्पीड वोल्टेज कंट्रोल पढ़ा है। स्पीड वोल्टेज कंट्रोल मतलब वोल्टेज में चेंज करोगे आप स्पीड में चेंज करने के लिए, वहां पर ने डिराइव करा है, मैंने डिराइव करके बताया आपको कि अगर लोड टॉर्क कांस्टेंट रहेगा और स्पीड वोल्टेज कंट्रोल है, मतलब सिर्फ आप वोल्टेज में कंट्रोल करके फ्रीक्वेंसी स्पीड में चेंज लेकर आ रहे हैं, तो वी स्क्वायर इंटू एस कॉन्स्टेंट रहेगा। बात एक ही है शुभम, जिस पर्टिकुलर स्पीड पे काम करता है वहां डेवलप टॉर्क इक्वल टू लोड टॉर्क ही तो होता है। टॉर्क तो पूरे टाइम डेवलप टॉर्क तो कांस्टेंट हो भी नहीं सकता ना, डेवलप टॉर्क की तो कैरेक्टरिस्टिक है ना, दैट मींस दे आर आस्किंग अबाउट द लोड टॉर्क। क्लियर एंड नोटेड? चल कोई बात ना। क्वेश्चन नंबर 7, ये सब करना भाई आप लोग, इजी है बीच के क्वेश्चन। चल, the speed of a 4-pole induction motor is controlled by varying the supply frequency while maintaining the ratio of supply voltage V by F constant.
At rated frequency 50 Hz and rated voltage of 400 volt, its speed is 1440 rpm. Find the speed of 30 Hz if the load torque is constant. देखो भाई, ये बात कर रहे हैं, पहली बात तो V बाय एफ स्पीड कंट्रोल की, किसकी? V बाय एफ स्पीड कंट्रोल की। दूसरी बात ये बात कर रहे हैं जब V बाय एफ को कांस्टेंट रखा है, V बाय एफ रेशो को कांस्टेंट रखा है। V बाय एफ रेशो को कांस्टेंट कब रखते हैं? बिलो बेस स्पीड। बिलो बेस स्पीड में इनने एक और चीज कह दी है, इफ द लोड टॉर्क इज कांस्टेंट। अगर लोड टॉर्क कांस्टेंट होता है तो हमें पता है NS1 माइनस NR1 इज इक्वल टू NS2 माइनस NR2। NS1 मतलब पहले कितनी फ्रीक्वेंसी थी? 50 हर्ट्ज, तो ये लिख लेंगे दैट इज 120, F1 दैट इज 50, नंबर ऑफ पोल कितने भाई? 4, माइनस पहले स्पीड कितनी थी? 1440, दैट इज इक्वल टू NS2 120, बाद में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30/4 माइनस ये हमें स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन सॉल्व्ड। क्लियर है? क्लियर है? नोटेड? देखो ना शुभम, समझ में आ रहा है? ये देखो देखो क्या लिखा है, while maintaining the same the ratio of the supply voltage to frequency constant। उन्होंने कह दिया V by F को कांस्टेंट रखना है। above the base speed में तो होता ही नहीं है V by F कांस्टेंट। दूसरी बात, और देख के भी समझ में आ रहा है, देखो रेटेड वोल्टेज कितना दिया है? 50 हर्ट्ज 400, और वो पूछ रहे हैं 30 हर्ट्ज पे। 30 हर्ट्ज मतलब कम फ्रीक्वेंसी पे मतलब बिलो बेस स्पीड। लगाओ ना भाई दिमाग। क्लियर है? नोटेड? क्वेश्चन नंबर 9। A three-phase 20 kilowatt 400 volt 1470 rpm 50 Hz square gauge induction motor develops a torque of 100 Newton meter at a speed of 1400 rpm. If the motor is connected to 30 Hz supply for keeping the same air gap flux, then the supply voltage should be dash dash, and for the same load torque, the new speed will be. दिमाग लगाओ, आंसर निकालो।
2 मिनट दूंगा, जल्दी से 2 मिनट में आंसर निकालो इसका। हिंट दूं, फाइम कांस्टेंट बोला गया है, ये देखो, कीपिंग द सेम एयर गैप फ्लक्स। एयर गैप फ्लक्स मतलब फाइम कांस्टेंट। फाइम कांस्टेंट कब होता है? जब वी बाय एफ कांस्टेंट होता है। मतलब हम बोल सकते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वोल्टेज कम होगा। हमें पहले दी है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और बाद में फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं 30 हर्ट्ज। पहले वोल्टेज है 400 वोल्ट, बाद में वोल्टेज पूछ रहे हैं कितना होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। V डैश अपॉन V इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन एफ। सो V डैश इक्वल टू 400 इंटू 30 अपॉन 50। यहाँ से तो वोल्टेज आ गया। दैट इज 240 वोल्ट। एक तो ये आंसर हो गया। वेरी गुड रंजन, वेरी गुड अलका, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, दूसरी बात ये देखो, द सेम लोड टॉर्क, सेम लोड टॉर्क बोला है बिलो बेस स्पीड, मतलब NS1 माइनस NR1 इक्वल टू NS2 माइनस NR2। NS1 120 F1, पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी 50 हर्ट्ज, अपॉन नंबर ऑफ पोल कितने हैं, कितने हैं भाई, नंबर ऑफ पोल दिए हैं कि नंबर ऑफ पोल नहीं दिए क्या? मुझे दिख नहीं रहा या है नहीं? कंसिडर करने पड़ेंगे यहाँ, तो एज्यूम करना पड़ेगा। दिए नहीं है, एज्यूम करना पड़ेगा नंबर ऑफ पोल। कैसे एज्यूम करेंगे, ये देखो 1470 आरपीएम है, मतलब अगर आपसे बोला जा रहा है NR इक्वल टू 1470 है, तो इसका जो NS होगा, NS क्या होगा, अराउंड इससे थोड़ा सा ज़्यादा 1500, और निकाल के भी देख लो 120 F अपॉन P, दैट इज इक्वल टू 1500 इक्वल टू 120 50 अपॉन 4, मतलब P की वैल्यू क्या जाएगी 4। या हमें एज्यूम करना पड़ेगा, दिया नहीं है ना, मेरे को भी दिख नहीं रहा है, पता नहीं, तो नंबर ऑफ पोल 4 कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज 4 माइनस NR1 कितना है 1470 इज इक्वल टू 120 इंटू नई फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 अपॉन 4 माइनस NR2, ये हमें फाइंड आउट करना है। That is 870 RPM. हाँ तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? अरे बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिना नंबर ऑफ पोल के तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ क्या होता है, जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, जितने नंबर ऑफ पोल्स आपके स्टेटर में होते हैं उतने ही वोल्टेज वहाँ पे इस तरीके से इंड्यूस होता है कि उतने ही नंबर ऑफ पोल वहाँ पे भी इंड्यूस होते हैं, सेम रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बिना पोल के तो चलेगी नहीं मोटर। नहीं कटेगा शिवम, ऐसे नहीं कटेगा नंबर ऑफ पोल। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, इससे पहले आने वाला, उसमें भी यही हिंट है,
वहाँ पे भी नंबर ऑफ पोल नहीं गिवन है, वहाँ पे स्पीड होगी 2700-2800 के आसपास दी होगी। तो आपको ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा नंबर ऑफ पोल इक्वल टू 2। तो अगर नंबर ऑफ पोल 2 होता है ये एज्यूम करना पड़ेगा और फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले वाला है उसमें भी। हाँ अक्षता बिल्कुल, ये 1470 था ना, 1470 था, तो 1470 से हम समझ गए कि भाई इसकी सिंक्रोनस स्पीड इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मतलब 1500। 50 हर्ट्ज आपको दिया हुआ है। नंबर ऑफ पोल इवन नंबर ही होते हैं, या तो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे। 2 होता तो 3000 होती, इतनी लंबी स्लिप तो होगी नहीं। 6 होगी तो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, दैट इज अराउंड हो जाएगी 750, वो भी सही नहीं है। तो इसलिए इसका नंबर ऑफ पोल 4 ही कंसिडर करेंगे हम। नहीं अक्षता 870 ही आएगा। अच्छा 800 आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ गलती करी है क्या मैंने? ओके 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 ओके, मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जब वो 100 न्यूटन मीटर कर रहा था तो स्पीड थी 1400, ये मैंने मिस्टेक से 14 ये लिख दिया 1400, तो ये आ जाएगा दैट इज 800। ठीक है, ये मेरी स्टेक थी, मैंने क्या कर रहा था वो रेटेड स्पीड लिख दी थी। रेटेड स्पीड नहीं, उन्होंने बोला स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर डेवलप्स द टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर एट अ स्पीड ऑफ 1400, जब स्पीड आपकी 1400 थी तो यहाँ 1400 आएगा। ठीक है, इफ मोटर इज कनेक्टेड टू 30 हर्ट्ज सप्लाई कीपिंग द सेम एयर गैप फ्लक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 800। 800 इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है, नोटेड? अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है। ठीक है, इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ठीक है, ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स। ठीक है, इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है। ठीक है, ठीक है, बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज VOD। ठीक है, बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट कोर्स जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब ए, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं, आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हैं, VOD इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स ऐसा है। ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, PD सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है। ठीक है, तो CRT भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या PSU के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या IITs हैं, क्या क्या IIMs हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, PSUs उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है,
ठीक है। इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस, ठीक है। अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की, तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा, स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर के, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है, ठीक है। इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये, ठीक है। इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप गेट 2023-24 के एस्पिरेंट है और अगर आप EECIN के स्टूडेंट हैं तो गेट एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं देखते हैं। गेट एकेडमी ऑफर करता है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ऑफलाइन में चलता है, ठीक है। इसमें एक और बेनिफिट रहता है, लाइव क्लासरूम तो हम अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब जैसे अगर सुबह एक सेशन हुआ वो आपने अटेंड किया तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो बाद में आप अपना टाइम निकाल के जिस हिसाब से उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चैट बॉक्स दिया रहता है जिसमें कि आप लाइव सेशन में ही फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितना भी रीडिंग कंटेंट है वो आपको डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये जो लाइव क्लासरूम है ये आपको अवेलेबल रहता है, दैट इज एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, दैट इज गेट एकेडमी लाइव पे। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है आपको पेन ड्राइव कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है दैट इज जी ड्राइव कोर्स। इट इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑफलाइन मोड ऑफ वीडियो कोर्स, ठीक है। इसमें बस ये है कि हमें जो भी वीडियोस है उन्हें डाउनलोड करना होता है, ठीक है, ठीक है। बट इसमें भी हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है वीडियो ऑन डिमांड, दैट इज वीओडी, ठीक है। बट इसके लिए हमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी ऑफर करता है टैबलेट कोर्स, जिसमें आपको एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी टैब ए, जिसमें कि गेट एकेडमी की सारी एप्लीकेशन पहले से ही लोडेड रहती हैं, आपको सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्डेड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हैं, वीओडी इज ऑल्सो गुड। इसमें आपको लाइव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऑफलाइन कोर्स जैसा है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि टेक्निकल क्लासेस होती हैं, जिसमें सारे लैंग्वेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग की 100+ क्लासेस होती हैं, पीडी सेशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस होती है, ठीक है। तो सीआरटी भी गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम। गेट क्वालिफाई करने के लिए या तो आप एमटेक पे जाएंगे या पीएसयू के लिए जाएंगे, तो दोनों के लिए ही गेट एकेडमी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको आगे किस तरीके से क्या क्या आईआईटीज हैं, क्या क्या आईएम्स हैं, इसकी पूरी नॉलेज, वहां का क्या प्रोसीजर है, पीएसयूज उसके जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इवन एलुमनाई जो भी पुराने होंगे उनसे आपको इंटरेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस, ठीक है। अगर हम बात करें वीडियो लेक्चर्स की, तो वीडियो लेक्चर्स तीनों में प्रोवाइडेड रहते हैं। वर्कबुक प्रिंटेड आपको सिर्फ एसेंशियल जीनियस में मिलता है, पीडीएफ आपको तीनों में मिलता है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बुक आपको सिर्फ जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है, बैग आपको एसेंशियल और जीनियस में प्रोवाइड किया जाता है।
ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एसेंशियल जीनियस में मिलेगी, बेसिक में नहीं मिलेगी। एक्सेस टू डाउट पोर्टल ये तीनों में रहेगा। स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशन आपको तीनों में मिलता है। इसमें से आप कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9713113156 पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं gateacademy.co.in पे। इसके अलावा अगर हम बात करें गेट एकेडमी पब्लिकेशन की, जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसमें अगर हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर गेट सॉल्यूशन बुक देखें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियर जनरल एप्टीट्यूड दोनों की अवेलेबल है फॉर ऑल ब्रांचेस। कॉमन टॉपिक की अगर हम बात करें कहां पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की सेपरेट बुक आपको मिलती है कोर की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अलग आती है, जिसमें कि आपको पूरा थ्योरी, पूरा आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई गई है, ठीक है। इस बुक को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 में ट्रांसफॉर्मर डीसी मशीन है, वॉल्यूम 2 में इंडक्शन और सिंक्रोनस मशीन है। बहुत शानदार बुक है ये, ठीक है। इसके अलावा ईएमटी और कम्युनिकेशन की भी सेपरेट बुक हम प्रोवाइड करते हैं।